तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स के लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई इसमें ऑन लिस्टिंग क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड क्या करना बेहतर रहेगा। एंड यार एसबीआई ने तो पूरा थप्पड़ मार दिया चेहरे के ऊपर। तो अब तो लोगों को होल्ड और बाय करने में थोड़ा सा डर ही लगेगा, बट ठीक है, देखना देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा इस केस में। लेकिन हाँ, एसबीआई ने तो बढ़िया एक ठो थप्पड़ तो मारा ही है। हालांकि अभी वैल्यूएशंस बहुत बेहतर है, लेकिन थप्पड़ जरूर से लगा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसको तो डिनाइल हम लोग कर ही नहीं सकते। तो एनीवेज अगर हम लोग सबसे पहले इसका जीएमपी के बारे में बात करें तो वो अभी के टाइम में 18 का चल रहा है। एंड एज पर जीएमपी अराउंड 504 के आसपास लिस्ट हो सकता है। यानी कि आपको अगर एक रिटेल लॉट आपको मिला होगा तो उसमें अराउंड 2800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जो है आपको हो सकता है। ठीक है, पर यार सिंपल सा बात है, हम लोग को क्या करना चाहिए? एक बार लिस्टिंग लेके निकल जाना चाहिए, या फिर नया माल होल्ड ऐड करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए? तो यार अगर मैं आपको उसका आंसर दूं तो उसका आंसर आपको इसके फंडामेंटल्स में मिलेगा। ठीक है, एंड बिजनेस मॉडल में मिलेगा। बेसिकली सबसे पहले मैं बोल दूं, एक व्यक्ति का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई इसका बुक वैल्यू बहुत ही लो है एंड इसका प्राइस टू बुक जो है बहुत ही हाई हो गया लो बुक वैल्यू के वजह से, यानी कि 7 का प्राइस टू बुक हो गया। जबकि अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक बार के लिए भारत कोकिंग कोल को देखें, यहाँ पे टाइप करते हैं भारत कोकिंग कोल। अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो प्राइस टू बुक है वो अराउंड कहाँ गया प्राइस टू बुक, यहाँ पे है नहीं क्या? हाँ, प्राइस टू बुक अराउंड 2.81 का है। और सी एम पी डी आई एक तो आईपीओ आया था, ये भी कोल माइनिंग कंपनीज को असिस्टेंस देता है अपना। इसका जो प्राइस टू बुक है ये अराउंड कितना का है? ये उतना ही है लगभग जितना इसका है। ठीक है, किसका? कैलिबर का। रदर इसका थोड़ा ज़्यादा ही है कैलिबर के मुकाबले। इसका 8.11 का प्राइस टू बुक है और कैलिबर का अराउंड यहाँ पे हम देखें तो 7 के आसपास का प्राइस टू बुक था। कहाँ गया? हाँ, 7 के आसपास का प्राइस टू बुक था। तो वो पूछ रहे हैं कि यार प्राइस टू बुक बहुत हाई है। तो यार देखो, आप किस कंपनी से कंपेयर कर रहे हो वो हिसाब से आप बोल सकते हो कि हाँ प्राइस टू बुक हाई है। जैसे कि अगर आप, ये कंपनी का काम क्या है? कंपनी कोई एसेट थोड़ा ना रखती है अपने पास, मतलब ये लोग माइन खरीदते थोड़ा ना है। ये लोग दूसरी माइनिंग कंपनीज के बिहाफ में उनका माइंस को संभालते हैं। यानी कि ये लोग माइनिंग खरीदते, मतलब रदर माइंस को खरीदते नहीं है। तो इनके बैलेंस शीट में वो माइंस जाता नहीं है, तो क्योंकि बैलेंस शीट में माइंस नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली इनका जो बुक वैल्यू है वो कम रहता है। जैसे कि अगर आप बीसीसीएल को देखोगे, इसका जो बुक वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसके वजह से इसका प्राइस टू बुक बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसका बुक वैल्यू हाई क्यों है? इसका बुक वैल्यू हाई होने का रीज़न, और भाई ये तो 6 पॉइंट के आसपास गुड़क गया था। इसका जो बुक वैल्यू हाई होने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी खुद ही माइन ओन करती है और ऑपरेट करती है। तो क्योंकि खुद ही ये लोग माइन ओन कर रहे हैं तो इनके बैलेंस शीट में बुक वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? रादर बैलेंस शीट में एसेट बढ़ जाएगा तो बुक वैल्यू इनका इन्फ्लेट हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैलिबर का बुक वैल्यू इतना लो क्यों है। लो होने का रीज़न ये कि ये लोग ना दूसरों का माइनिंग को मैनेज करते हैं। यानी कि इन लोग को, मान लो कि कोल इंडिया के लोग माइन को मैनेज कर रहे हैं तो कोल इंडिया वाले इनको पैसा देंगे, ले भाई 1 करोड़ रुपए ले, मेरा ये छत्तीसगढ़ वाला माइन को तू मैनेज करेगा। ये लोग खरीदते नहीं है माइंस को, दूसरों के लिए मैनेज करते हैं, जिसके बदले ये लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो वो है जो वो इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो उस वजह से अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक फेयर है, कोई महंगा नहीं है एंड सीएमपीडीआई के मुकाबले थोड़ा अच्छा ही है मेरे को लगता है। और साथ साथ अगर आप इसमें ग्रोथ वगैरह देखोगे तो वो भी अच्छा रहा है। अगर हम यहाँ पे चल के देखें तो टोटल इनकम में अगर आप जाके देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है। और साथ साथ इसका अगर हम लोग देखें क्या डेट वगैरह का क्या मामला है, तो कंपनी के ऊपर हालांकि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 के आसपास का डेट इक्विटी रेशियो है इनका। 593 करोड़ का रिजर्व्स है और बोरोइंग है, मतलब 2 के आसपास का इनका डेट इक्विटी रेशियो है। और ये लोग जो आईपीओ का पैसा उठा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू कहाँ है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 208 करोड़ रुपया का जो है ये लोग अपना लोन रिपेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो इनका डेट इक्विटी रेशियो है वो अराउंड 1.6 1.7 के आसपास हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ये 1.6 1.7 का जो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का होगा ना, वो इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का जो आरओई है वो 24% का है। यानी कि कंपनी अपने 100 रुपये के ऊपर हर साल 24 रुपया कमा रही है। यानी कि मान लो कि कंपनी ईयर एंड में शुरुआत करी अपना 100 रुपये के साथ, तो मतलब ईयर ईयर स्टार्टिंग में, ईयर बिगनिंग में चालू करी 100 रुपये के साथ, तो ईयर जब तक एंड होगा उनका वो 100 रुपये जो है बढ़ के 124 हो जाएगा। और अगर ये लोग अपना डेट इक्विटी रेशियो को 1.6 या 1.7 के आसपास मेंटेन करके रखते हैं, जो हम लोग मान रहे हैं करके रखेंगे, तो उनको अराउंड कितना लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा? तो 24 रुपया बन रहा है इनका, 100 रुपया 24, रदर 100 रुपये पे 100 रुपये के ऊपर इनका 24 रुपया बन रहा है। समझ पा रहे बात को? तो उस 24 रुपये में से इनको मैं मान के चल रहा हूँ कि अराउंड 17-18 रुपीज़ के आसपास खर्च करना पड़ेगा लोन रिपेमेंट में। ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि उनका 100 रुपया बढ़ के 24 रुपया हुआ,
तो नेट लोन रिपेमेंट करने के बाद भी तो उनका 100 रुपया बढ़ के अराउंड 110 के आसपास हो जाएगा, समझ पा रहे हो, 108, 109, 110 के आसपास हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल वो 110 रुपया 24 पॉइंट से बढ़ेगा। मान के चलना कि कंपनी वाले अपना आरओई को इसी तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इतनी हाई आरओई कंपनीज अगर 2 का डेट इक्विटी रेशियो भी मेंटेन करती है ना, तब भी ये लोग नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे, इनके पास लोन रिपेमेंट करने के बाद भी पॉकेट में पैसा बचा हुआ रहेगा। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता इतना ज्यादा डेट का। ऊपर से लोग डेट को अगर रिपे करते हैं 208 करोड़, जो कि ये लोग लिख के अपने ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में, तो उसके बाद जो इनका डेट इक्विटी रेशियो 1.7 1.6 के आसपास आ जाएगा, तो ये कंपनी और भी ज्यादा वेल प्लेस्ड हो जाएगी। तो फंडामेंटली इतना कोई प्रॉब्लम मेरे को पर्सनली नहीं दिखता है। तो हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को इसमें पोजीशन बनाना हो तो अराउंड अगर ये 470 के आसपास कहीं लिस्ट हो जाए गलती से, या फिर इन फ्यूचर कभी अगर ये 470 के आसपास आए, तो आप देख सकते हो। अगर हम इसका आईपीओ प्राइस का बात करें तो वो 424 है, ठीक है। तो 470 के आसपास अगर ये लिस्ट हो जाए या इन फ्यूचर कभी आए तो आप देखना। क्योंकि यार देखो, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि 490 भी फेयर प्राइस है, क्योंकि इतना कोई खराब प्राइस नहीं है, अच्छा क्वालिटी का बिजनेस है, खराब बिजनेस नहीं, आरओई बहुत हाई है। और जिस मोमेंटम है, ऐसा लगता है कि डेट का प्रेशर भी इन लॉन्ग रन रदर मेरे को लगता है कि 2-4 क्वार्टर के अंदर ही कम हो जाएगा, या फिर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस तो हो ही जाएगा। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो 470 के आसपास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि हमने एसबीआई फंड में देखा भाई, उसको पीट पीट के अवस्था खराब कर दी है, समझ रहे हो। 585 आ गया। हालांकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैं पर्सनली उसको होल्ड कर रहा हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है इस भाव में उस कंपनी को बेचने का। एंड उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उसको जरूर से देख लेना जाके, ठीक है। तो नेट आई होप आप लोग मेरा लिस्टिंग स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। अगर ये 504 रुपया जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है उसके आसपास लिस्ट हो तो आप बेच के निकल जाना। 480 पे भी अगर ये लिस्ट हो तो एक बार बेच के निकल जाना, क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 470 के नीचे कभी मिले तो आप एक बार के लिए देख सकते हो। 480 इज ऑल्सो फ्रेश एंट्री प्राइस, लेकिन वो हाई रिस्क टेकर्स के लिए होगा, वो हिसाब से आपको देखना है। एंड अगर मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैंने इसमें 6 लॉट के लिए अप्लाई किया था, 6 में से एक भी लॉट का अलॉटमेंट जो है मेरे को नहीं मिला है। तो वो हिसाब से आपको देखना है। एंड कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फंडामेंटली ना बिजनेस मॉडल वाइज। हालांकि हाँ, जब तक कोल का डिमांड है तब तक ठीक है। जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता होगा, ईरान वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोल का भी डिमांड गिरेगा, तो उसके बाद नहीं बोल सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फॉर द टाइमिंग कंपनी ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें बाइंग कर सकते हो। 470 के नीचे, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर ये 480 के ऊपर लिस्ट हो तो एक बार तो लिस्टिंग इन लेके निकल जाए, बाद में मौका मिलेगा। क्योंकि यार देखो, ऐसा नहीं है कि 470 में बाइंग करके तो ही पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हिसाब से आपको देखना है। तो यार आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मेरा लिस्टिंग स्ट्रेटजी बस यही है जो मैं आपको बताया, कि भाई अगर ये 480 के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो एक बार लिस्टिंग लेके निकलेंगे, बाद में देखते हैं कभी नीचे मिला तो। क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि आईपीओ कंपनीज को पीट पीट के बुल मार्केट रदर बेयर मार्केट में सबसे पहले नीचे लेके आया जाता है। तो क्या पता कभी हमको नीचे मिले तो देखा जाएगा। फॉर द टाइम में इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।